हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे सीरीज़ 60 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है राजस्व बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड क्या है, या फिर डायरेक्ट रेवेन्यू बोर्ड ऐसे भी लिखा सकता है। ये 20 वर्ड्स में यानी 2 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्व बोर्ड उत्तर को किस तरह से लिखेंगे? राजस्व बोर्ड राजस्व संबंधी विवादों के निपटारे का शीर्षस्थ न्यायालय है। राजस्व संबंधी विवादों के निपटारे के लिए क्या है? ये शीर्षस्थ न्यायालय है। राजस्थान में यह अजमेर में अवस्थित है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधिनियम की धारा 4 से 7 में राजस्व बोर्ड के गठन का प्रावधान है। तो ये धारा आपको लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम धाराएं पढ़ते हैं इस टॉपिक में राजस्व बोर्ड से रिलेटेड, तो धारा जरूर लिखे आइएगा। अजमेर में अवस्थित है। 1956 के अधिनियम की धारा 4 से 7 में राजस्व बोर्ड का उल्लेख है। इस बोर्ड का गठन, यहाँ पर गठन है, इस बोर्ड का गठन एक अध्यक्ष व न्यूनतम 3 एवं अधिकतम 15 व्यक्तियों से मिलकर बना होता है। यानी एक तो अध्यक्ष होगा ही होगा, प्लस में 3 से लेकर 15 सदस्य इसके हो सकते हैं। ओके, एक अध्यक्ष प्लस 3 से 15, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, मैक्सिमम 15 और न्यूनतम मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 इसकी शर्त है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार स्वामी से क्या अभिप्रेत है? स्वामी से क्या अभिप्रेत है 1956 भू राजस्व अधिनियम? इसमें स्वामी किसको बोलेंगे? तो ये भी लगभग 20 वर्ड्स और 50 वर्ड्स, यानी 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर को किस तरह से लिखेंगे? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अनुसार स्वामी में निम्नलिखित सम्मिलित माने जाएंगे। क्या क्या माने जाएंगे? आप बुलेट पॉइंट्स में 1 2 3 करके नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं। तो पहला ये है, किसी भूमि या परिसर में स्वामी रहित रखने वाला व्यक्ति। कोई भूमि हो गई या फिर परिसर हो गया, उसमें स्वामी रहित रखने वाला व्यक्ति। और फिर उसके बाद में ऐसे व्यक्ति या अभिकर्ता या उसकी ओर से प्रबंधकर्ता। ऐसा कोई व्यक्ति हो गया या कोई अभिकर्ता हो गया, उसकी ओर से कोई प्रबंधकर्ता, ये तीनों ही स्वामी माने जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का न्यासी, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ट्रस्टी हो वो। कोई निगमित निकाय हो गई जिसमें कोई भूमि या परिसर तत्समय निहित होती है, तो वो भी स्वामी माना जाएगा। किसी भूमि या परिसर का तत्समय अधिभोगी, वो भी क्या माना जाएगा? स्वामी माना जाएगा। तो ये सभी स्वामी के प्रकार हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रवाल भित्तियों से आप क्या समझते हैं? प्रवाल भित्तियों के प्रकार बताते हुए इनका महत्व बताएं। यहाँ पर बताएं, मिस्टेक है टाइपिंग। ये 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, या फिर केवल प्रवाल भित्तियों के बारे में पूछेगा तो केवल 50 वर्ड्स में पूछेगा। लेकिन प्रश्न क्या हो रहा है, इसके प्रकार भी पूछ रहा है और महत्व भी पूछ रहा है, तो अपने आप में दिख रहा है कि ये 100 वर्ड्स में ही जाएगा प्रश्न। और केवल महत्व भी पूछ सकता है, प्रवाल भित्तियों के महत्व 50 वर्ड्स में, 20 वर्ड्स में। तो कोई बात नहीं, आप सारा देख लीजिएगा, यहीं पर आप अपने हिसाब से 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं। उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रवाल भित्तियाँ अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण अंतःसागरीय स्थलाकृतियाँ होती है। प्रवाल भित्तियाँ सभी को पता ही है जो इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं कि प्रवाल भित्तियाँ क्या है? अत्यधिक जैव विविधतापूर्ण अंतःसागरीय स्थलाकृतियाँ होती है, जिनका निर्माण मूंगा या कोरल पॉलिप नामक समुद्री जीवों के अस्थि पंजरों से हुआ है। अब ये प्री में बहुत बार पूछा गया कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण किससे हुआ है? मूंगा, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोरल पॉलिप नाम का एक समुद्री जीव होता है जो प्रवाल भित्तियों का निर्माण करता है। तो ये जीवों के जब अस्थि पंजर होते हैं उनसे प्रवाल भित्तियाँ बनती है। ये चूना प्रधान चट्टानें होती है। तो फैक्ट्स में भी आ सकता है ये। फिर है इनका विकास उष्णकटिबंधीय सागरों में 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ में किसी द्वीप या तट के सहारे 200 से 300 फीट की गहराई में स्थित अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। अब इनका निर्माण या विकास कहाँ होता है? उष्णकटिबंधीय सागर जो भी कहाँ है? 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ में स्थित है, और उसके भी द्वीप या तट के सहारे 200 फीट से लेकर 300 फीट की गहराई में जो अंतःसागरीय चबूतरे होते हैं उन पर निर्माण होता है। इनके जीवित रहने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होना चाहिए। इसके अलावा 25/00 से लेकर 3/00 तलवनी होनी चाहिए, यानी कि
इसके अकॉर्डिंग ये हो गया कि लवणता जो है, लवणता कितनी होनी चाहिए, 25/1000, इसका मतलब 1000 हो गया, और 3/1000 इनमें लवणता होगी तभी ये जीवित रह पाएंगी। तो ये औसत टेम्परेचर हो गया और तलवणीय लवणता इतनी हो गई। प्रवाल भित्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार में पहली है तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, प्रवाह नहीं यहाँ पर, तटीय प्रवाल भित्ति। यह तट के साथ साथ बनती है, जैसे यूएसए में दक्षिणी फ्लोरिडा, भारत में मन्नार की खाड़ी। तटीय ये तट के सहारे बनती है, यानी जहाँ जहाँ तट होगा वहाँ उसके साथ साथ ही बनती जाएगी। जो कोरल पॉलिप होगा वो तट के साथ साथ ही बनाता जाएगा। जैसे यूएसए में दक्षिणी फ्लोरिडा हो गया, वहाँ पर ऐसी प्रवाल भित्तियाँ देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत की जो मन्नार की खाड़ी है वहाँ पर भी ऐसी प्रवाल की भित्तियाँ देखने को मिलती है। दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति ये तट से थोड़ी दूर जाकर बनती है, यानी तट से दूर बनती है, उसको हम बोलेंगे अवरोधक। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बन रही है। तो ग्रेट बैरियर रीफ अब तक की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर, लगभग 12 मील लंबी है ये, और ये तट से दूर की टाइप की है, यानी अवरोधक प्रवाल भित्ति टाइप की है ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट है प्रवाल वलय या एटॉल। प्रवाल वलय और एटोल ये क्या बोलेंगे, यह किसी द्वीप या तट को प्रवाल भित्तियों के द्वारा चारों ओर से घेरे हुए होता है। ये प्रवाह है, बार बार मिसप्रिंट हो गया है, प्रवाल भित्तियाँ हैं। ओके, जहाँ जहाँ प्रवाह है आप प्रवाल भित्तियाँ कर लीजिएगा। प्रवाह है प्रवाल वलय या एटोल क्या है, ये किसी भी द्वीप या तट को कंप्लीट चारों तरफ से घेर लेती है, यानी जो द्वीप है वो पूरा ही प्रवाल भित्तियों से जब ढक जाता है तो उसको हम प्रवाल वलय या एटोल कहते हैं। जैसे फिजी द्वीप समूह हो गया, वहाँ पर ऐसी जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, प्रवाल वलय और एटोल हमें देखने को मिलती है। अब इसका महत्व हम देखते हैं, महत्व क्या क्या है। महत्व फर्स्ट है मानव उपयोगी पदार्थ है यहाँ पर मानव उपयोगी पदार्थ, चूना, पत्थर, खनिज संसाधन हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा अत्यधिक जैव विविधता के क्षेत्र है। ओके, वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त रखते हैं और CO2 का अवशोषण भी करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, प्रदूषण मुक्त यानी पर्यावरण हितैषी भी प्रवाल भित्तियाँ मानी जाती है। सागरीय परितंत्र में संतुलन बनाए रखती है। सागरीय परितंत्र जो होता है उसमें बैलेंस बनाए रखती है, उसमें कंप्लीट रूप से, यानी सागरीय प्रदूषण को भी ये रोकती है। सागरीय द्वीपों का निर्माण भी करती है। तो इस तरह से ये इनके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हम शॉर्ट में PIL भी बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL क्या है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या फिर जनहित याचिका क्या है, इसके बारे में बताइए। 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स तीनों में इंपॉर्टेंट है। इसमें 100 वर्ड्स में प्रश्न पूछा जा सकता है कि PIL क्या है, वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है, सरकार या न्यायालय इसके समय समय पर कैसे इसका उपयोग करता है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर की। उत्तर हम किस तरह से लिखेंगे। उत्पत्ति एवं विकास, अमेरिका में 1960 के दशक में इसका विकास हुआ था, यानी ये अमेरिका की अवधारणा है, अमेरिका की अवधारणा है टोटली PIL। लेकिन भारत में जब इसका जन्म कब हुआ, भारत में 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर एंड PN भगवती, दोनों का नाम याद रखिएगा। VR कृष्णा अय्यर, PN भगवती की अवधारणा इसके प्रवर्तक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में PN भगवती ने इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा और काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में लाया। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रवर्तक दोनों ही है, लेकिन PN भगवती का योगदान थोड़ा ज़्यादा माना जाता है। अब बात करते हैं PIL के अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। अब PIL में क्या होता है कि कोई भी जनभावना, यानी जिसमें जनभावना है या फिर जिसमें सहानुभूति, परानुभूति या फिर सहिष्णुता की भावना है, तो वह व्यक्ति या फिर कोई खुद व्यक्ति या कोई सामाजिक संगठन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। शॉर्ट में बोले तो, इजी भाषा में बोलते तो PIL क्या है। PIL ये है कि अगर किसी व्यक्ति या कोई संस्था है उसमें किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उन अधिकारों को उल्लंघन को रोकने के लिए, प्लस में उसके अधिकारों के संरक्षण करने के लिए कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है या कोई व्यक्ति या कोई सामाजिक संगठन, कोई भी सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा सकता है। ओके, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि असक्षमता के कारण ऐसा व्यक्ति व संगठन न्यायालय नहीं जा सकते। कई बार क्या होता है कि ऐसी क्षमता होती है, यानी उसके पास पैसे की कमी होती है, गरीब होता है, ठीक है, या फिर उसको प्रोसेस नहीं पता है, तो उसके कारण कोई व्यक्ति या संगठन न्यायालय नहीं जा सकता है। तो उसके लिए ये प्रावधान है कि कोई व्यक्ति या व्यक्ति को समूह भी, कोई संगठन भी इसके लिए न्याय दिला सकता है या PIL लगा सकता है। तो ये हुई PIL। और कई बार क्या होता है, PIL लगाने से अधिकारों का संरक्षण तो होता ही होता है, साथ में
पब्लिक अवेयरनेस भी आती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनहित याचिका लगाते हैं तो क्या होता है, इनका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी तरीके से होता है। तो PIL एक अच्छा प्रावधान किया गया है और एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है लोगों को न्याय दिलाने के लिए और सामाजिक न्याय कल्याण की स्थापना करने के लिए PIL वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।